हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज जगन्नाथ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर सेकेंड के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके अंदर कीमत कैसे निर्धारित होती है। इस चीज़ को हम पिछले क्लास में जाने थे। तो आज हम जानेंगे कि मूल्य निर्धारण में समय का क्या महत्व है, क्या तात्पर्य है कि समय तत्व किस प्रकार से रोल अदा करता है कीमत निर्धारण करने में। तो आइए जानते हैं ये मूल्य निर्धारण में समय के महत्व क्या है। मूल्य निर्धारण में समय तत्व की व्याख्या का श्रेय मुख्य रूप से प्रोफेसर मार्शल को जाता है, जिन्होंने कीमत निर्धारण के अंतर्गत समय को महत्व देते हुए बताया कि वस्तु के मूल्य निर्धारण में मांग तथा पूर्ति की शक्तियों का जो प्रभाव पड़ता है, उनमें समय के कारण बहुत बड़े परिवर्तन बदलाव आते हैं। यही परिवर्तन वस्तु के मूल्य को प्रभावित करते हैं। तो मार्शल के अनुसार इसके दृष्टिकोण में समय तत्व को चार भागों में बांटा गया है। पहला है अति अल्पकाल, दूसरा है अल्पकाल, तीसरा है दीर्घकाल और चौथा है अति दीर्घकाल। तो आइए जानते हैं आज हम लोग ये इन सब पॉइंटों को, अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल और दीर्घकाल क्या है, इसके अंतर्गत कीमत कैसे प्रभावित होता है। तो पहला ये देखते हैं, अति अल्पकाल के अंतर्गत कीमत अथवा बाजार मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। इसके अंतर्गत समय की अवधि इतनी कम होती है कि पूर्ति को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। यह बाजार कुछ घंटों या कुछ दिनों का ही होता है। इस बाजार में कीमत निर्धारण में मांग सक्रिय भूमिका निभाती है, यानी कि मांग का रोल सक्रिय होता है, पूर्ति को कम और ज़्यादा नहीं किया जाता है। यहाँ पे इस रेखा चित्र में देख लीजिए कि यहाँ कोई एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई को लिया गया है और वाई इधर प्राइस को लिया गया है। यहाँ पे बतलाता है कि देखिए सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई कांस्टेंट है। सप्लाई में इतना कम अल्पकाल होता है, समय का कमियाँ इतनी होती है कि इसमें सप्लाई को ज़्यादा और कम नहीं किया जा सकता है मांग के अनुसार। यहाँ मांग प्रभावित होता है। तो ये डी मांग रेखा है जो संतुलन स्तर को बतलाता है। अगर मांग घट भी जाए तो भी पूर्ति क्या होगा, कीमत कम, ये पूर्ति को कीमत कम करके देना होगा। अगर पूर्ति बढ़ जाए, मांग बढ़ जाए तो पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है, कीमत को बढ़ा करके वो व्यापार कर सकता है। मतलब स्पष्ट है कि समय तत्व का इतना छोटा स्तर होता है, मतलब समय इतना कम होती है जिसके अंतर्गत सप्लाई को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। दूसरा है अल्पकाल। अल्पकाल में भी समय की कमियां होती है। समय अवधि एक छोटी समय अवधि होती है। इसके अंतर्गत परिवर्तनशील साधनों को परिवर्तित कर पूर्ति को एक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ स्थिर साधन को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। कीमत के निर्धारण में मांग की प्रधानता बनी रहती है यहाँ भी, क्योंकि यहाँ परिवर्तनशील संसाधनों से ही पूर्ति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। स्थिर साधनों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इस अवधि में मांग तथा पूर्ति के आपसी संतुलन द्वारा जिस कीमत का निर्धारण होता है उसे अल्पकालीन मूल्य, अल्पकालीन सामान्य मूल्य कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये पूर्ति की रेखा है इस रेखा चित्र में, यहाँ डिमांड की रेखा है, ये संतुलन स्तर को बतलाता है। यहाँ पे देखिए कि क्या होता है कि डिमांड घट जाता है तो प्राइस भी घटा देना होता है, और
डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस भी बढ़ा देना होता है। तो इस प्रकार से इस रेखा चित्र से भी आप देख सकते हैं। अब अगला है दीर्घकाल। दीर्घकाल समय की वह अवधि है जो इतनी लंबी होती है यानी कि जिससे मांग एवं पूर्ति के होने वाले परिवर्तन के अनुसार पूरी तरह से परिवर्तन हो सकता है, यानी कि समय पर्याप्त मिल जाते हैं इसमें जिससे मांग या पूर्ति बढ़ाया या घटाया जा सकता है, पूर्ति को भी एक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। साधन परिवर्तनशील होते हैं, मतलब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए बाजार में हमेशा संतुलन कीमत का निर्धारण उसी बिंदु पर होता है जहाँ पे बाजार की मांग तथा पूर्ति आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये पूर्ति रेखा और ये डिमांड रेखा है, यहाँ पे संतुलन स्तर ये है, क्या है संतुलन स्तर यहाँ पे ई बिंदु पर है। यहाँ पे सप्लाई बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। तो इस रेखा चित्र में आप ध्यान दीजिए कि मांग, यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा इस संतुलन स्तर पर यहाँ पे इतना कीमत पर इतना क्वांटिटी का मतलब मांग और पूर्ति किया जा सकता है। यहाँ संतुलन स्तर है। जब सप्लाई की ये है कि अगर सप्लाई घटा दिया जाए तो क्या होगा, कीमत भी घट जाएगा और यहाँ पे संतुलन स्तर प्राप्त करना पड़ेगा। और डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो डिमांड ये जो रेखा है यहाँ पे Q0 से Q2 जो है वहाँ तक अधिक मांग है, और अगर सप्लाई को यहाँ से यहाँ तक सप्लाई को बढ़ा दिया जाए तो डिमांड घट जाता है, कीमत बढ़ जाता है तो सप्लाई बढ़ जाता है ना। कीमत बढ़ने के साथ सप्लाई बढ़ जाता है तो डिमांड घट जाता है। क्या है, डिमांड और सप्लाई के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, कीमत और डिमांड के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। तो प्राइस बढ़ना मतलब डिमांड घट जाना, और प्राइस बढ़ना और सप्लाई बढ़ जाता है। सप्लाई और प्राइस के बाद सीधा संबंध होता है। ठीक उसी प्रकार देख लीजिए, जब कीमत घट जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई घट जाता है। मतलब कीमत के साथ सप्लाई घट जा रहा है और डिमांड बढ़ जा रहा है, रिवर्स ये कर रहा है। दीर्घकाल में इतना समय मिल जाता है कि ये मतलब उतार चढ़ाव हो सकता है, और जहाँ पे संतुलन की स्थिति होगी वहीं ये संतुलन मांग और पूर्ति बराबर हो जाएगा। तो दीर्घकाल में जो कीमत निर्धारित होते हैं उसे सामान्य कीमत कहते हैं। अति दीर्घकाल कीमत, यदि इतनी लंबी अवधि होती है इसके अंतर्गत कि मांग में मूलभूत परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे जनसंख्या के आकार में वृद्धि के साथ साथ मांग बढ़ता है, व्यक्ति का व्यवहार में परिवर्तन, रीति रिवाज, रुचि आदि में परिवर्तन हो जा सकता है। इसी प्रकार पूर्ति पक्ष में भी मूलभूत परिवर्तन हो सकता है मांग के जैसा, जैसे पूंजीगत वस्तुओं की लागतें, कच्चे माल की पूर्ति, उत्पादन की रीति रिवाज, पूंजी की पूर्ति संबंधी सामान्य दशाओं आदि में परिवर्तन हो सकता है। इतने लंबे समय में मांग वक्र एवं पूर्ति वक्र के आकार के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस अवधि में भी संतुलन कीमत मांग एवं पूर्ति के संतुलन के द्वारा ही निर्धारित होता है। क्या होता है, इस अवधि में भी संतुलन कीमत जो होता है मांग एवं पूर्ति के द्वारा ही निर्धारित होता है, संतुलित कीमत निर्धारित होती है। अब है क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में दीर्घकाल में कीमत के सीमांत लागत एवं न्यूनतम औसत लागत के बराबर होने की प्रवृत्ति क्या है, व्याख्या करें। तो आप इसे इस प्रकार से समझ लें, यदि कीमत न्यूनतम औसत लागत से अधिक होती हो तो इस असामान्य लाभ को देखकर नए फर्म उद्योग में आ जाएंगे। वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी और कीमत कम होकर न्यूनतम हो जाएगा। ऑब्जेक्शन है कि जब न्यूनतम औसत लागत में अधिक
होती है, कीमत न्यूनतम औसत लागत से अधिक जब हो जाएगी तो क्या होगा कि असामान्य लाभ की प्राप्ति होगी, मतलब लागत से अधिक फायदा हो जाएगा, लाभ हो जा रहा है, जिससे क्या होगा कि और भी फर्में उत्साहित होंगे और उद्योग में आ जाएंगे। वस्तु की पूर्ति जिससे क्या होगा कि बढ़ जाएगी और साथ साथ कीमत कम होकर न्यूनतम औसत लागत के बराबर हो जाएगा, जो इस बात को बतलाता है कि कीमत औसत लागत में वृद्धि होने पर फर्म को लाभ की प्राप्ति होती है और इसके ठीक विपरीत कीमत औसत लागत में कमी होने पर फर्म को घाटा होता है। वे उद्योग से बाहर जाना चाहेंगे, पूर्ति कम हो जाएगी, अतः कीमत बढ़कर न्यूनतम औसत लागत के बराबर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ रेखा चित्र में दिखाया गया है कि ये पी रेखा जो है सो ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू रेखा और एवरेज रेवेन्यू रेखा और प्राइस भी ये है। ये तीनों जो है क्या है, इसी रेखा से तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है, यानी कि प्राइस इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब सीमांत आगम इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये यार हो जाता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। इसमें देख लीजिए यहाँ LMC रेखा ये है, लॉन्ग रन मार्जिनल कर, और ये लॉन्ग रन एवरेज कर, जो इस बिंदु पर एक दूसरे को टच कर रहा है। और यहाँ आपको शर्त का एक टॉपिक अलग हम बनाएंगे कि जो शर्त क्या होना चाहिए बाजार में इक्विलिब्रियम का, वो शर्त क्या होता है कि MC, ध्यान दीजिए एक नज़र देख लीजिए, MC इक्वल टू MR होना चाहिए, और MC रेखा MR को नीचे से काटे, ये शर्त होता है बाजार का। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे देखिए ये MR रेखा है, ये MR रेखा है, और MC रेखा इसको इसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, नीचे से काटता है न्यूनतम बिंदु पर, ये इसका शर्त है। तो इस प्रकार से यहाँ संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है जहाँ पे एक दूसरे को काटता है। आइए देखते हैं दीर्घकाल में कीमत पर उत्पत्ति नियम का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो दीर्घकाल में कीमत उत्पादन लागत के बराबर होती है ना। दीर्घकाल में क्या होता है, कीमत उत्पादन लागत के बराबर होता है, जो अभी हमने बताया। दीर्घकाल में क्या होता है कि प्राइस जो होता है उत्पादन लागत, यानी कि प्राइस जो होता है वो किसके बराबर होता है, जो उत्पत्ति का जो साधन है उसमें जो लागत होता है उसके बराबर होता है। तो उत्पादन लागत उत्पत्ति के नियमों से प्रभावित होती है, अतः कीमत को उत्पत्ति के नियम प्रभावित करते हैं। कीमत को क्या करता है, उत्पत्ति के नियम प्रभावित करते हैं। उत्पत्ति के 3 नियम है, ये इस नियम को हम पहले समझने का प्रयास करेंगे। ये है उत्पत्ति वृद्धि नियम। यह नियम जब क्रियाशील रहता है तो पूर्ति के बढ़ने के साथ साथ लागत पहले से कम होने लगता है। मतलब जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होते जाएगा क्यों वैसे वैसे क्या होगा, उसकी लागत में कम होते जाएगा, जिसके कारण पूर्ति की रेखा बाएं से दाएं नीचे झुकती हुई होती है। कैसे होता है पूर्ति रेखा, जस्ट ऐसे। सामान्य स्थिति में पूर्ति रेखा कैसे होता है, ऐसे होता है, बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जस्ट उल्टा हो रहा है। उत्पत्ति वृद्धि नियम जब लागू हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्या होता है, पूर्ति की रेखा बाएं से दाएं नीचे झुकती हुई होती है। अतः इस अवस्था में मांग के बढ़ने पर जब पूर्ति बढ़ती है तो उत्पादन लागत कम हो जाती है और फलतः कीमत भी कम हो जाती है, जिसके विपरीत मांग के कम होने पर पूर्ति में कमी होगी, लागत बढ़ेगी, अतः कीमत भी बढ़ जाएगी। आइए इसको एक ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं।
क्या है, यहाँ देख लेते हैं कि इस नियम में क्या होता है, उत्पत्ति वृद्धि नियम जब लागू हो रहा था तो क्या हो रहा था, देख लीजिए पूर्ति का रेखा जस्ट डिमांड की रेखा जैसा हो जाता था, ऊपर से नीचे दाहिने की ओर झुकता हुआ हो रहा था। यहाँ पे क्या बतला रहा है कि देख लीजिए कि कीमत, यहाँ डिमांड देख लीजिए, डिमांड जब है ये स्थिर है तो यहाँ संतुलन की स्थिति में है। जब डिमांड घटा देता है, जब मांग घटा देता है तब क्या होता है कि यहाँ पूर्ति भी घट जाता है, पूर्ति भी घट जाता है और कीमत बढ़ जाता है। और जब कीमत घटा देता है तो क्या होता है कि पूर्ति बढ़ा देना होता है और डिमांड भी बढ़ जाता है। मतलब सीधा संबंध, यहाँ पे डिमांड घटेगा बढ़ेगा तो सप्लाई भी घटेगा और बढ़ेगा, सीधा संबंध पाया जाएगा उत्पत्ति वृद्धि नियम में। आगे है उत्पत्ति समता नियम, स्थिर लागत नियम। उत्पत्ति के मात्रा में घटने तथा बढ़ने से लागत में परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, उत्पादन की मात्रा में बढ़ जाए या घट जाए उससे लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः मांग बढ़े या घटे कीमत स्थिर रह जाएगा, मांग घटेगा या बढ़ेगा कीमत यहाँ पे देख लीजिए स्थिर रह जाएगा। ये है सप्लाई कर्व, ये यहाँ पे सप्लाई कर्व क्या होगा, उत्पत्ति समता नियम में एक्स एक्सिस के समानांतर हो जाएगा। देख लीजिए एक्स एक्सिस के समानांतर हो जाता है। यहाँ पे मांग बढ़े या घटे, ये कीमत जो होगा, यहाँ प्राइस जो होगा वो संतुलन की हो स्थिति में रहेगा। चाहे उत्पादन बढ़ जाए और डिमांड मांग बढ़े या घटे, कीमत स्थिर रहेगा। उत्पत्ति ह्रास नियम या लागत वृद्धि नियम, यहाँ पे क्या होता है कि लागत अधिक हो जाता है और उत्पादन कम हो पाता है। इस नियम के क्रियाशील होने पर उत्पादन बढ़ने पर लागत बढ़ती है, उत्पादन बढ़ेगा तो लागत भी बढ़ेगा, यानी कि उत्पादन बढ़ाने के लिए संसाधनों को बढ़ाना पड़ता है। उत्पादन के घटने पर लागत भी घट जाती है, उत्पादन घटने पर घटती क्योंकि साधन कम लगाना पड़ता है। अतः मांग के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है जिसकी लागत भी बढ़ती है, फलतः कीमत पहले से अधिक होगी। इसके विपरीत मांग के कम होने पर पूर्ति कम होगी और कीमत पहले से कम हो जाएगा। इसे रेखा चित्र के माध्यम से देख लीजिए, ये सप्लाई कर्व है। अब यहाँ क्या है कि जब देख लीजिए यहाँ पूर्ति का नियम लागू होता है। यहाँ जब पूर्ति बढ़ेगा, डिमांड जब यहाँ स्थिर है, जब क्या होता है प्राइस वो P0 है, तब क्या है पूर्ति यहाँ पे है, यानी कि पूर्ति और डिमांड क्या है इक्वल कहाँ पे हो पा रहा है, इस डिमांड इस रेखा पर को हो पा रहा है, यानी कि वो क्यों हो पा रहा है। जब प्राइस बढ़ जाता है या सप्लाई बढ़ जाता है तो क्या होता है, यानी कि डिमांड अगर बढ़ जाता है तो सप्लाई और कीमत भी बढ़ जाता है। और साथ ही और मांग अगर प्राइस वो P1 हो जाता है तो ये संतुलन स्थिति E1 बिंदु पर स्थापित हो पाता है, वहाँ पे भी पूर्ति बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए कि प्राइस के साथ सप्लाई का सीधा संबंध है। प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है तो सप्लाई भी घट रहा है। देख लीजिए प्राइस P1 से मान लीजिए P0 हो गया तो घट गया सप्लाई भी, और डिमांड जो है वो जैसे जैसे बढ़ेगा उसके अनुसार से प्राइस भी बढ़ेगा और सप्लाई भी बढ़ेगा। तो ये था हमारा मांग, ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत समय तत्व का निर्धारण, समय तत्व के अंतर्गत कीमत का निर्धारण और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सीमांत लागत और न्यूनतम औसत लागत के बीच का संबंध था।